न्यूटन सेकेंड लॉ हमने पढ़ा और उसमें फोर्स और मोमेंटम के बीच का जो रिलेशनशिप हमने निकाला, उसके बाद फोर्स इक्वल टू एम ए जो हमें अप्लाई करना है, उसके लिए फोर्स क्या होता है और फोर्स डायग्राम में किस तरह से शो किया जाता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो जब फोर्सेस को हम फोर्स वेक्टर को डायग्राम में दिखाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम या इसे फोर्स डायग्राम कह लीजिए। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में देखिए फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम और फोर्स डायग्राम। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर में भी मैंने एक डिस्कस किया था जो नॉर्मल टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं जो मैकेनिक्स में यूज होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्सेस, टेंशन फोर्सेस, नॉर्मल रिएक्शन, कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। इन्हीं सब फोर्सेस को फ्री बॉडी डायग्राम में दिखाया जाता है। नॉर्मली यही सब फोर्सेस आपके लिए आते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से फोर्सेस हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जिसे mg से डिनोट किया जाता है। कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, हम लोग कॉन्टैक्ट यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन को बोल रहे हैं। और टेंशन फोर्स जो कि स्ट्रिंग या थ्रेड में पाया जाता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि एक एक करके एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कीजिए ये एक ब्लॉक है जो कि एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखा हुआ है। ठीक है, फ्लोर फिक्स है। जब कोई सरफेस फिक्स हो तो उसको इस तरह से हैश हैश करके दिखाया जाता है। जैसे ये ग्राउंड सरफेस है जो कि फिक्स है, मूव नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसे ऐसे दिखाया गया है। और ब्लॉक क्या है? ग्राउंड के ऊपर रखा गया है। ठीक है, तो ये स्टैटिक है, रेस्ट है, ब्लॉक रेस्ट है। तो इस अवस्था में हम इसका फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे कि इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और दूसरा क्या लगेगा? ग्राउंड की वजह से कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा ऊपर में, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, जो कि लोअर सरफेस पे, ब्लॉक के लोअर सरफेस पे ग्राउंड इस तरह से उसको कॉन्टैक्ट फोर्स देगा। क्योंकि ब्लॉक जो ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है तो mg लगा रहा है ना ब्लॉक के ऊपर, तो ब्लॉक जो है mg ग्राउंड के ऊपर लगा रहा है फोर्स इस तरह से, तो ग्राउंड भी इसको एक फोर्स लगाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स। mg एक्चुअली नहीं बोलेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, नॉर्मल बोल रहा है। तो नॉर्मल ब्लॉक लगाएगा कॉन्टैक्ट की वजह से ग्राउंड पर, और ग्राउंड भी लगाएगा ब्लॉक पर, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये आपका फोर्स दिख रहा है, देखिए m मास हम एज्यूम किए हुए हैं, तो mg नीचे की तरफ लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ किस पर लग रहा है? ब्लॉक पर लग रहा है। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कौन लगा रहा है? ग्राउंड लगा रहा है। तो ग्राउंड जो है ब्लॉक पर कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ। क्लियर है? आगे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं ये, और इसमें क्या है कि दो मासेस हैं m1 और m2। m1 m2 के ऊपर रखा हुआ है और m2 ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है, और ये मूव नहीं कर रहा है कोई भी। ठीक है, तो स्टैटिक में है, तो रेस्ट में है। तो m1 और m2 दोनों का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम यानी कि फोर्स डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। m1 का ड्रॉ करते हैं तो m1g नीचे की तरफ लगना चाहिए, ये लग गया। और m1 और m2 के बीच में क्या है? कॉन्टैक्ट है। तो m1 और m2 के बीच में जो कॉन्टैक्ट है इस तरह से m1, तो m1 क्या करे? m1 ऊपर में रखा हुआ है, m2 नीचे में है, तो m2 m1 पर कॉन्टैक्ट फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा। तो उसको हम लोग सपोज नॉर्मल n1 नाम देते हैं। ठीक है, n1 नाम दे दिए, तो n1 लग गया m1 पर। n1 किसकी वजह से लगा है? m2 के अपर सरफेस की वजह से, m2 की वजह से लगा है। और m2 का ड्रॉ करेंगे तो m2g ग्राउंड से जो नॉर्मल ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो लगेगा। और m2 पर कितने कॉन्टैक्ट हैं? m2 पर दो कॉन्टैक्ट हैं, एक m1 और m2 के बीच कॉन्टैक्ट है सरफेस, और एक ग्राउंड और m2 के बीच में है। तो यहाँ पर दो कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा, एक m1 m2 के ऊपर लगाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स और एक ग्राउंड m2 के ऊपर लगाएगा। तो एक ऊपर से लगना चाहिए ड्यू टू m1 और एक नीचे से लगना चाहिए ड्यू टू ग्राउंड, क्योंकि दोनों तरफ कॉन्टैक्ट है। ठीक है, m2g जो लग गया वो तो ग्रेविटेशनल है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। तो इस तरह से हम दिखाते हैं, n2 लग गया ग्राउंड की वजह से और n1 लग गया m1 की वजह से। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि m2 n1 m1 पर कितना फोर्स लगाया था? m2 m1 पर n1 लगाया था कॉन्टैक्ट फोर्स, तो m1 भी m2 पर उतना ही फोर्स लगाएगा। ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ, ये मैटर नहीं करता है कि ये पूरा सिस्टम ब्लॉक मूव कर रहा है कि मूव नहीं कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ध्यान रखना चाहिए, एक्शन रिएक्शन पेयर है। ये कॉन्टैक्ट फोर्स जितना m1 m2 पे लगाएगा उतना ही m2 भी m1 पर लगाएगा। तो इसलिए यहाँ पर n1 है और यहाँ भी n1 है। ठीक है, और n2 ग्राउंड पे लगाया, ग्राउंड की वजह से। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, इंक्लाइंड
प्लेन वाला वेज वाला एग्जांपल लेते हैं। ये इसमें देखिए ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है और उसके ऊपर में एक ब्लॉक m मास का रखा हुआ है। तो ये क्या होगा कि अगर इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, ब्लॉक सरफेस स्मूथ है एकदम, तो क्या होगा, ये ब्लॉक नीचे की तरफ फिसलेगा, स्लाइड करेगा। तो हम इस पर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। तो इस पर आप ध्यान दीजिए कौन कौन से फोर्सेस लगने चाहिए। mg लगेगा इसका, जो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा एकदम, और इन दोनों इंक्लाइन सरफेस और ब्लॉक के बीच में कांटेक्ट है, यहां पर एक कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन लगना चाहिए इस तरह से ऊपर की तरफ, ये परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, ये कॉमन टेंजेंट है ये दोनों का, तो इस पर ये नॉर्मल इस तरह से लगेगा, कॉमन सरफेस से नॉर्मल। तो देखिए mg लग गया और कांटेक्ट फोर्स n लग गया। अब इसको थोड़ा सा जियोमेट्री क्लियर करते हैं। क्यों? अब चूंकि ब्लॉक जो है वो इस तरफ न स्लाइड करेगा, इस अलोंग द इंक्लाइन मूव करेगा, या ऊपर या नीचे। अगर फोर्स ऊपर की तरफ कोई लगाया जाएगा, ठीक है, तो ऊपर या जो भी हो, ऊपर या नीचे इसको मूव करना चाहिए। तो इसलिए mg वर्टिकली डाउनवर्ड है और मोशन तो वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं हो रहा है, मोशन तो अलोंग द इंक्लाइन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि mg और नॉर्मल दोनों को कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। नॉर्मल mg को इस तरह से, इस तरह इन दोनों का, या और भी कोई फोर्स लग रहा होता तो उसको इस तरह से ब्रेक करते कि ये एक डायरेक्शन इसका अलोंग द इंक्लिनेशन हो जाए और दूसरा उसके परपेंडिकुलर, जैसे नॉर्मल है, ऑलरेडी नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन है, mg नहीं है, तो mg को हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। किस तरफ? अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। तो इसके लिए क्या करते हैं, ज्योमेट्री एनालिसिस करते हैं कि एंगल किस तरह से क्या है। तो ये थोड़ा सा एक्सटेंड किया मैंने, ठीक है, ये देखिए, और ये दो कंपोनेंट बन गया आपका। ये देखिए कि ये एंगल अगर थीटा है तो आपका ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये वाला एंगल जो है थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा, तो ये थीटा हो गया। तो mg ये है, तो mg को अगर एक ये कंपोनेंट और एक अलोंग द इंक्लाइन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, वेक्टर में पढ़े थे, रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में, mg cos थीटा और ये mg sin थीटा। mg का दो कंपोनेंट mg cos थीटा और mg sin थीटा हो गया। देखिए mg cos थीटा और mg sin थीटा हो गया। ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम ब्लॉक का हो गया, कॉन्टैक्ट भी लग गया और mg लगा, mg को हमने ब्रेक कर दिया mg cos थीटा और mg sin थीटा में। ब्रेक क्यों किया? क्योंकि mg से हमें हेल्प नहीं मिलेगा मोशन एनालिसिस में, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल ये है, सिमिलर टाइप ऑफ है, एक पुली के थ्रू इस तरह से सिस्टम कर दिया गया है कि एक m2 मास भी इसके साथ अटैच होकर के मोशन में है। तो ये ज़्यादा डिपेंड करता है, मोशन इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें ड्रॉ करते हैं m1 का और m2 का। तो m1 तो एग्जैक्टली इसी तरह से हो जाएगा और ये फ्री था और इसमें टेंशन भी है, ये एक टेंशन लग रहा है, तो इसमें टेंशन भी लग रहा है थ्रेड की वजह से। तो इसमें क्या है, थ्रेड की वजह से टेंशन भी है। तो ये देखिए m1g और m1g cos थीटा, m1g sin थीटा और टेंशन, बाकी चीज़ें यहाँ केवल टेंशन एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो गया है ऊपर की तरफ बिकॉज ऑफ स्ट्रिंग और ब्लॉक के बीच का अटैचमेंट। क्लियर है? और इसी तरह से m2 में आते हैं, तो m2g और टेंशन। टेंशन क्या है कि पुली अगर फ्रिक्शन लेस है, स्ट्रिंग अगर मास लेस है, तो इस तरह से ये जा रहा है, एक ही पुली यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ही थ्रेड है, स्ट्रिंग है, तो इसलिए इसमें एक टेंशन होगा, कॉमन टेंशन। तो ये टेंशन T है तो इसको भी T से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि अगर ऐसा रहता कि ये जो ब्लॉक m2 है, वो जो वेज है, ये इंक्लाइन जो वेज है, तो इससे अगर सटा हुआ रहता, कांटेक्ट में रहता, तो इस तरह से दिखाते, कांटेक्ट में रहता। और उस केस में जैसे यहाँ पर तो गैप है, और अगर ये कांटेक्ट में रहता तो क्या होता कि इस ब्लॉक की वजह से, जो ट्रायंगुलर ब्लॉक है उसकी वजह से भी m2 पर एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगता राइट साइड की तरफ। उस केस में हम लोग उसे ऐसे दिखाते, n t और m2g, इस तरह से दिखाना होता। ये नॉर्मल रिएक्शन एक्स्ट्रा लग गया है, ठीक है। एक तीसरा एग्जांपल ये लेते हैं, दिखाई दे रहा है इसमें, ये एक एक्सटर्नल फोर्स है, कहीं बाहर से खींचा जा रहा है और ये स्ट्रिंग से अटैच्ड है। m1 m2 m3 तीन मासेस हैं,
ठीक है। तो M1 का अगर ड्रॉ करते हैं, ये एक्सटर्नल फोर्स था, ठीक है। अब M1 M2 M3, तो M1 में क्या क्या लगेगा, T1 लगेगा टेंशन थ्रेड की वजह से, M1G नीचे की तरफ लगना चाहिए, और एक कॉन्टैक्ट फोर्स ग्राउंड की वजह से N1 लगना चाहिए। इसी तरह से M2G, और M2 में देखो क्या है कि दो टेंशन है, लेफ्ट हैंड तरफ T1 और राइट हैंड की तरफ T2, T1 और T2 दो टेंशन है, और नॉर्मल ऊपर में लगेगा, N2 नाम दे देते हैं। और इसी तरह से तीसरा है M3, जिसको हम लोग M3G, राइट हैंड की तरफ एक्सटर्नल फोर्स F और लेफ्ट हैंड की तरफ टेंशन T2। ऊपर के डायग्राम से भी क्लियर है, और हो गया ये तीनों फोर्स। अब इसमें क्या है कि हमने ये क्या किया है, अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया है। सपोज करो कि अगर M1 M2 को एज ए सिस्टम, एक सिंगल सिस्टम माना जाए, तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा। अगर M1 और M2 को एक सिंगल सिस्टम माना जाए, तो सिंगल सिस्टम के लिए T1 क्या हो जाएगा, इसका इंटरनल फोर्स हो जाएगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम जो फोर्सेस दिखाते हैं वो इंटरनल फोर्सेस नहीं दिखाते हैं, फायदा नहीं होता है उससे। तो M1 M2 को अगर एक सिंगल सिस्टम मानेंगे तो उसके लिए एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इस तरह से। ये M1 प्लस M2 G नीचे की तरफ लग गया, टेंशन T2 दाएं तरफ लग गया, नॉर्मल N1 प्लस N2 ऊपर की तरफ लग गया। N1 प्लस N2 को हम लोग डायरेक्ट कैपिटल कोई एक N भी लिख सकते थे, N1 प्लस N2 को N भी लिख सकते थे, ठीक है, एक सिंगल N। तो इस तरह से हो गया M1 प्लस M2 एज ए सिस्टम, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई भी कॉम्बिनेशन बोले कि M2 M3 का एक साथ ड्रॉ करना है, तो इसी तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये लेट मास ऑफ द रॉड बी M, ठीक है। इसमें क्या है, एक वर्टिकल वॉल और एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर है। इस तरह से एक रॉड जो है, लैडर बोल लीजिए, जो इंक्लाइन प्लेन पे सम एंगल थीटा पे रखा हुआ है। तो इस पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, mg नीचे की तरफ लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन हॉरिजॉन्टल फ्लोर से इस एंड पर लगेगा, और एक नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल फ्लोर से दाईं तरफ लगेगा, ठीक है। तो अब क्या है, ये देखिए mg लग गया, n1 लग गया और n2 लग गया, ठीक है। फ्रिक्शनलेस सरफेस हमने एज्यूम किया हुआ है। ये एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस किस तरह से लगेंगे, इस वॉल की वजह या इसकी वजह से ऐसे लगेगा, इस सरफेस की वजह से ऐसे लगेगा, और एक mg नीचे की तरफ लगेगा, n1 n2 और mg। ये क्या है, कोई स्फेयर है मान लीजिए, तो इसलिए ऐसे दिखाया मैंने, स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर, हॉलो स्फेयर, कोई कुछ भी हो सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये इसमें ये क्या, ये फ्लोर है इस तरह से स्टाइल में, और ये एक रॉड रखा हुआ है, यहाँ शार्प कॉर्नर है। इसी चीज को दिखाने के लिए मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ एक शार्प कॉर्नर है, तो यहाँ तो नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा, सेंटर से mg भी लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन देने में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि शार्प कॉर्नर है तो कॉमन टेंजेंट तो इनका होगा नहीं। तो नॉर्मल रिएक्शन या तो आप किसी भी डायरेक्शन में दे सकते हैं इस तरह से, या nx और ny लिख करके दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको देना पड़ेगा। तो हम किस तरह से n1 देंगे, mg देंगे, और nx और ny दे देना ठीक रहेगा, nx एंड ny, ठीक है। इनका रिजल्टेंट कुछ होगा n, तो हम nx ny दिए हैं, या डायरेक्ट n लिख सकते हैं एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल थीटा, ये अल्फा एंगल दिया है मैंने, n1 m2। तो ये क्लियर हो गया, n इक्वल टू nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर, क्योंकि n जो है यहाँ पर ये जो n है वो इन्हीं nx ny का रिजल्टेंट है, ठीक है। तो ये शो करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये वाला। इस एग्जांपल में देखिए तीन पुली है, P1 P2 P3, और मास भी तीन है, M1 M2 और M3। पुली मासलेस है, स्ट्रिंग भी मासलेस है, और अजम्पशन है ये कि पुली और स्ट्रिंग दोनों मासलेस है। फ्रिक्शन भी नहीं है पुली में, ये मैंने नहीं लिखा, ये भी एज्यूम किया हुआ है। इस केस में M1 M2 M3 तीनों का ड्रॉ करना है, बहुत आसान है। M1 में क्या लगेगा, एक टेंशन ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ, इसमें भी टेंशन ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ, इसमें भी टेंशन ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक स्ट्रिंग यहाँ से लेकर के ऐसे होते हुए ऐसे गया है, ग्रीन कलर का, तो वो एक टेंशन होगा। ये एक ब्लैक वाला स्ट्रिंग अलग है, तो ये एक दूसरा टेंशन होगा, और ये ऑरेंज स्ट्रिंग अलग है, तो ये तीसरा टेंशन होगा। अगर P1 की बात करें तो ये एक चौथा टेंशन हो जाएगा, अलग अलग टेंशन। तो ड्रॉ करते हैं, M1 का हो जाएगा, पुली फ्रिक्शनलेस है, तो M1 का हो जाएगा M1G टेंशन T1, मैंने T1 नाम दे दिया है, इस वाले स्ट्रिंग का नाम T1 हो गया, स्ट्रिंग का टेंशन T1 हो गया।
इसी तरह से M2G T2 नाम दे दिए, इस वाले स्ट्रिंग का नाम T2 दे दिए। और इसी तरह से T3 M3G और M3G में देखिए M3 कौन सा है, ये रहा M3 में T1 है और M1 में भी T1 है, तो M3 में भी T1G मैंने दिया।